ये कहानी है एक 18 साल के मार्शल आर्ट प्लेयर की जिसकी हंसती खेलती लाइफ एक ही दिन में अपसाइड डाउन हो गई। कारण जीबीएस। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे जीबीएस पेशेंट की 8 मंथ जर्नी, उसके चैलेंजेस, अचीवमेंट्स, सब कुछ। कैसे एक टीनेजर ने फिजियोथेरेपी की मदद से एक जानलेवा बीमारी को हराया। पर पहले थोड़ा सा जीबीएस के बारे में जान लेते हैं। गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक रेयर और बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है। इस बीमारी में बॉडी का मसल पावर इतना ज़्यादा कम हो जाता है, इतनी ज़्यादा मसल वीकनेस हो जाती है कि पेशेंट खुद से उठ भी नहीं पाता है। सीवियर केसेस में लंग्स तक ये मसल वीकनेस जाती है और कुछ केसेस में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे से लेकर ओल्डर पॉपुलेशन किसी को भी जीबीएस अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मेल्स में ये थोड़ा सा कॉमन है। जीबीएस होता कैसे है? वैसे तो इसका कोई सॉलिड कॉज आज तक सामने नहीं आया है। यूजुअली पेशेंट की हिस्ट्री में फ्लू या फिर कॉमन इन्फेक्शन होता है और हमारे पेशेंट को भी लगभग 10 दिन पहले मामूली सा फीवर था थ्रोट इन्फेक्शन के कारण। जीबीएस के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे बड़ा जीबीएस का सिम्टम होता है मसल वीकनेस। चलने में, बोलने में, खाना निगलने में भी डिफ़िकल्टी होने लगती है। यही मसल वीकनेस जो पैरों से शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ते हुए फेस की तरफ जाती है और 1/3 केसेस जो कि सीवियरली अफेक्टेड हैं उनमें लंग मसल्स की वीकनेस के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस केस में भी पेशेंट सीवियरली अफेक्टेड था, जिसके कारण वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा था और इसलिए उसका ट्रेकियोस्टोमी किया गया था। ट्रीटमेंट: Since GBS is autoimmune in nature, the only choice of treatment is immunotherapy, जिसको commonly IVIG injections के नाम से भी जाना जाता है। ये भी तब बेनिफिशियल है जब इनिशियली 7 to 15 डेज में दिया जाए। अब ये IVIG इंजेक्शंस देने के बाद इन्फेक्शन पे तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन मसल्स में जो वीकनेस हुई है उस पे कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो मसल वीकनेस एज इट इज़ रह जाती है। अब देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ। जुलाई में पेशेंट को जीबीएस डायग्नोज हुआ और सीवियरली अफेक्टेड होने के कारण पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी के साथ ही डिस्चार्ज किया गया था। मतलब कि वो नॉर्मल नाक से सांस नहीं ले पा रहा था और वीकनेस इस लेवल की थी कि वो बेड पे करवट भी नहीं बदल सकता था। वैसे तो पूरी बॉडी में ही एक्सट्रीम वीकनेस थी, लेकिन राइट लेग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। तो अब देखते हैं इस केस की पूरी जर्नी। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, मैंने क्या क्या गोल सेट किए फॉर द पेशेंट और कैसे पेशेंट ने उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। यूजुअली सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स अपने पेशेंट का इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट ही शेयर कर देते हैं, बट इन दिस केस आई हैव टेकन फुल कंसेंट फ्रॉम माई पेशेंट एंड इन फैक्ट ही इज़ ऑल्सो ईगरली वेटिंग टू वॉच हिज जीबीएस जर्नी थ्रू दिस वीडियो। तो सितंबर से हमने फिजियोथेरेपी सेशंस शुरू किए। इनिशियली पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। पेशेंट के साथ सबसे बड़ा इशू था लंग मसल्स की वीकनेस। कोई भी मूवमेंट या फिर एक्सरसाइज करवाना बहुत ही टफ था क्योंकि पेशेंट की कैपेसिटी ही नहीं थी कुछ भी करने की। हर थोड़ी देर में उसे ब्रेथलेसनेस होने लगती थी, ऑक्सीजन लेवल्स लो रहते थे। टी ट्यूब लगे होने के कारण पेशेंट ना ही बोल सकता था और ना ही मुंह से कुछ खा सकता था। वो कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसमें येलो फ्लैग्स डेवलप होने लगे थे। मतलब कि उसे डर था कि वो वापस कभी ठीक हो पाएगा या नहीं, या फिर अपना मार्शल आर्ट कभी खेल पाएगा या नहीं। ज़्यादातर केसेस की तरह इस केस में भी मैंने हॉलिस्टिक अप्रोच रखी थी, मतलब कि फिजिकल रिकवरी के साथ हमने साइकोलॉजिकल और मेंटल रिकवरी का भी इक्वली ध्यान रखा था। सबसे पहले मैंने पेशेंट से इंटरैक्ट किया। उसने अपने डाउट्स पेपर पे लिखना शुरू किए। मैंने उसे सक्सेसफुल जीबीएस स्टोरीज बताई। उसके घर वालों को एक जॉयफुल एनवायरनमेंट बनाने को कहा ताकि पेशेंट पॉजिटिव रहे। सबसे पहला गोल हमने सेट किया ट्रेकियोस्टोमी रिमूवल, क्योंकि उसके बाद ही पेशेंट बोल सकता था और अपने फेवरेट फूड आइटम्स खा सकता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया चेस्ट फिजियोथेरेपी ने। एक्टिव एक्सरसाइजेस दोनों अपर लिम और लोअर लिम की पेशेंट की इंड्योरेंस और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सेट करी गई। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और स्पायरोमीटर ने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया पेशेंट की ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ाने में। इस बीच न्यूरोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट्स के साथ ट्रेकियोस्टोमी रिमूव करने का अटेम्प्ट भी हुआ, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा
क्योंकि पेशेंट रूम एयर पे नॉर्मल नोज से ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा था। तो हमने ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को गॉज पीस से ब्लॉक करके नोज से फोर्सफुल ब्रीथिंग इंट्रोड्यूस करी। इनिशियली पेशेंट सिर्फ कुछ सेकेंड्स तक ही नोज से नॉर्मल सांस ले पाता था, फिर धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हुआ कुछ मिनट्स में एंड इवेंचुअली 10 से 12 घंटे तक वो नॉर्मल रूम एयर पे नोज से ब्रीथिंग करने लगा। अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 40 डेज ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद हमारा पहला गोल अचीव हुआ और सक्सेसफुली ट्रेकियोस्टोमी रिमूव कर दी गई। अब हमारा पेशेंट यानी कि वैभव अपने घर वालों से और अपने फ्रेंड्स से खुल के बात कर सकता था। अब ट्रेकियोस्टोमी रिमूवल के बाद पेशेंट्स अपना डर, अपने डाउट्स अच्छे से एक्सप्रेस करने लगा, उसकी होप्स बढ़ने लगी और इस पूरे प्रोसेस को वो पॉजिटिवली देखने लगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल अभी भी हमारे सामने थी और वो था इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मसल वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि ब्रिजिंग या फिर बेड से कमर उठाने जैसी सिंपल एक्सरसाइज में भी सपोर्ट की नीड होती थी। लगातार फिजियोथेरेपी के कारण अपर और लोअर लिम्ब में तो ताकत आने लगी, लेकिन ट्रंक और कमर की मसल्स अभी भी बहुत वीक थी, जिसके कारण पेशेंट बेड से नहीं उठ पा रहा था। तो नेक्स्ट गोल हमने सेट किया ट्रंक कंट्रोल, क्योंकि उसके बाद ही पेशेंट स्टैंडिंग से वॉकिंग की तरफ प्रोग्रेस कर सकता था और उसके बाद ही वो इंडिपेंडेंट बनेगा अपनी डेली लाइफ को कैरी करने में। पेशेंट को बेड से उठकर खड़े होने में भी सपोर्ट की नीड लगती थी। बट इवेंचुअली कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के साथ हमने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंक और पेल्विस मसल्स पर फोकस किया और हमें रिजल्ट्स भी मिले। धीरे धीरे स्टैंडिंग में आने के बाद पेशेंट वॉकर की मदद से वॉक करने लगा और आखिरकार पार्शियली इंडिपेंडेंट हो गया और अब उसका फ्रेंड्स के साथ घूमना भी शुरू हो चुका था। पार्शियली इंडिपेंडेंट यानी कि वॉकर के साथ चलने के बाद पेशेंट को इंडिपेंडेंट वॉकिंग में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर था बैलेंस और स्टेबिलिटी। मसल में पावर आना अभी बाकी था और जॉइंट में कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। बहुत बार एक्सरसाइज के वक्त या फिर बिना सपोर्ट के वॉक करते हुए पेशेंट गिरा, लेकिन कंटिन्यूस एक्सरसाइज के साथ उसने बैलेंस अल्टीमेटली अचीव कर लिया। बहुत सारे वेरियस ड्रिल्स हमने ट्राई किए कि क्या वर्क कर रहा है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, जिससे डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ ईजी हो जाए, जैसे कि रेगुलर साइकिल चलाना, सपोर्ट की मदद से सीढ़ी चढ़ना। और हमारी मेहनत रंग लाई। पर सब कुछ अचीव करने के बाद भी राइट लेग, जिसमें इनिशियली वीकनेस सबसे ज़्यादा थी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने में काफ़ी टाइम लगा। तो हमने बॉडी की जनरल एक्सरसाइज के साथ स्पेसिफिक उस लेग की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस किया। एंड इवेंचुअली चेंज आया, मसल पावर बढ़ी। धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल रूटीन पे पेशेंट आ चुका था। पर लेग्स में वीकनेस होने के कारण रनिंग या फिर जंपिंग जैसे एक्शंस करना अभी मुश्किल थे।
इवेंचुअली डेली सेशंस की जगह हम थ्राइस अ वीक फिजियोथेरेपी सेशंस करने लगे और आज भी पेशेंट होम एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कर रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस बचा हुआ है, पर पेशेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इतना इंडिपेंडेंट है कि वो क्लिनिक पर ट्रीटमेंट के लिए बाइक से आता है। ये केस, ये जर्नी वैभव के साथ साथ मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग और फैसिनेटिंग थी। वैभव ने अपनी हिम्मत और फिजियोथेरेपी के साथ जीबीएस को ना सिर्फ हराया बल्कि अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई। थ्रू आउट द जर्नी मैंने भी वैभव से यही सीखा है कि आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप हार मान नहीं लेते। इतनी बुरी कंडीशन में भी वैभव ने हार नहीं मानी एंड ही इज नाउ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड फाइन। आई होप ये वीडियो, ये जर्नी आपको भी पसंद आई होगी और इसने आपको भी इंस्पायर किया होगा। आपके जो भी व्यूज या फिर ओपिनियंस हैं अबाउट दिस वीडियो, अबाउट जीबीएस, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड रिमेंबर कि वैभव भी ये कमेंट्स पढ़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं ऐसे और भी केसेस आपसे वीडियो के थ्रू शेयर करूंगी। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्वायरीज के लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।